हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बायनॉमियल थ्योरम के आज के इस लेक्चर में मिडिल टर्म सीखते हैं कि मिडिल टर्म एग्जैक्टली क्या है। अब अगर बायनॉमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की बात की जाए तो बायनॉमियल थ्योरम कुछ ऐसा दिया गया था अपने को, दैट इज x प्लस ए पावर n। अब यहाँ पर हो ही रहा था कि n या तो इवन हो रहा होगा या फिर ऑड हो रहा होगा। अब n या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा होगा गिवन एक्सपेंशन के मिडिल टर्म पर। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो केसेस ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट अपने पास ये आया कि अगर n, इफ n इज इवन, तो देखो हुआ ये कि अगर n इवन है तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स होते थे n+1। तो अगर n इवन है तो n+1 विल बी ऑड। विल बी ऑड। तो अब इस केस में अपने को कितने मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे वो चीज़ देखनी है। तो रेफरेंस के लिए एक काम ही करते हैं, n की वैल्यू अगर उठा ले 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास हो जाएंगे 3। तो अब जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हुए तो उन टर्म्स को ऐसे कहा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ एक देखने को मिला, दैट इज a2, मतलब सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो अब इस तक पहुँचने के लिए सिंपल अपने को करना ये होगा कि ये जो n की वैल्यू दी गई है, इस n की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से और फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो 2/2 ये अपने पास आ गया है 1 + 1, तो ये अपने को मिल गया है 2। तो इस तरह से सेकेंड टर्म देखने को मिल रहा होगा। फिर रेफरेंस के लिए अगर n की वैल्यू को यहाँ पर उठाते हैं 4, तो जैसे ही n की वैल्यू 4 हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास हो गए हैं 5, और वो टर्म्स मिलेंगे a1, a2, a3, a4 एंड a5। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो अब अगर यहाँ पर मिडिल टर्म की बात की जाए तो मिडिल टर्म अपने को a3 के रूप में देखने को मिल रहा है। अब a3 अपने को मिलेगा कैसे, तो ये जो n की वैल्यू दी गई है अपने को, इसको सिंपली करना है 2 से डिवाइड। तो 4 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया और फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट अपने को मिल रहा होगा 2 + 1, दैट इज नथिंग बट 3। तो इस तरह से ये थर्ड टर्म तक हम पहुँच चुके हैं। तो अब हुआ ये कि जब n अपने पास एक इवन क्वांटिटी दी गई थी तो n+1 एक ऑड क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म मिल रहा होगा, और इस मिडिल टर्म को इवेल्युएट करने के लिए इस n को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर रिजल्टेंट में 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से हुआ ये था कि अगर n इवन था तो n+1 ऑड हो गया, देन वी विल हैव ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। और ये जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी, देन वी विल हैव ओनली वन मिडिल टर्म, दैट इज n/2 + 1th टर्म। तो ये वाला टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। फिर फर्दर इसमें केस 2 देख लेते हैं। अब हुआ ये था कि अगर n की वैल्यू ऑड दी गई है, तो केस 2 में हुआ ये कि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो इफ n इज ऑड, तो जो एक्सपेंशन होगा उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 दैट विल बी इवन, देन n+1 विल बी इवन। तो अब इस केस में देखते हैं कि अपने को कितने मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे। तो n यहाँ पर ऑड था तो n+1 एक इवन क्वांटिटी बन जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर रेफरेंस के लिए n की वैल्यू को 3 उठाते हैं तो यहाँ पर जो n+1 मिला मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अपने को 4 मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स अपने को मिल रहे हैं a1, a2, a3 एंड a4। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अपने को दो मिडिल टर्म्स मिल रहे थे, a2 एंड a3। अब a2 एंड a3 तक अपने को अगर पहुँचना है तो सिंपली करेंगे कि ये जो n+1 इस बार अपने को मिला था दैट इज़ 4। तो यहाँ पर 4 को डिवाइड कर दिया है 2 से, और फिर 4 को डिवाइड कर दिया है 2 से, देन इसमें 1 ऐड कर दिया है। तो 4 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्टेंट अपने को 2 मिल गया है, फिर 4 को जैसे 2 से डिवाइड किया फिर 1 ऐड किया तो रिजल्टेंट अपने को 3 मिल गया। तो इस तरह से ये जो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आया, यहाँ पर अपने को दो मिडिल टर्म्स देखने को मिले। फिर रेफरेंस के लिए एक काम ही करते हैं कि n को यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही n को 5 लिया
तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n+1 मिले और इसकी वैल्यू अपने पास 6 हो जाएगी। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 5 है तो एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को 6 मिल रहे होंगे और वो टर्म्स कुछ ऐसे हो जाएंगे A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए अपने को दो मिडिल टर्म्स मिल रहे हैं, पहले तो A3 एंड A4, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ये दो मिडिल टर्म्स अपने को इस गिवन एक्सपेंशन में मिलेंगे जहाँ पर n की वैल्यू 5 हो रही थी। अब अगर अपने को यहाँ तक पहुँचना है तो ये जो n+1 ये क्वांटिटी आई थी इसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 2 से। तो n+1 दैट इज 6, इसको 2 से डिवाइड किया तो रिजल्टेंट अपने को मिल जाएगा 3। तो यानी कि थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। फिर अगर n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इवेल्युएट करें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने को मिल जा रहा है 4। तो यानी कि A4 विल बी द मिडिल टर्म। तो देखो यहाँ से हुआ ये कि n की वैल्यू अगर ऑड दी गई है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास इवन मिल रहे होंगे। तो इस केस में टोटल दो मिडिल टर्म्स बन रहे होंगे। पहला मिडिल टर्म अपने पास बनेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला टर्म, और सेकंड मिडिल टर्म बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th। तो ये दो मिडिल टर्म्स अपने को मिल रहे होंगे। So if n is odd, then n+1 will be even. In this case, we will have two middle terms, और वो दो मिडिल टर्म्स हो जाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म। तो इस केस में अपने को दो मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे। पहला टर्म हो जाएगा, या फिर ऐसे बोले कि पहला मिडिल टर्म मिलेगा अपने को n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, सेकंड मिडिल टर्म मिलेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म। तो फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपने पास मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को किस तरह से इवेलुएट किया जाएगा। अब देखो हो गया ये कि जब भी मिडिल टर्म्स इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है तो x, a एंड n की वैल्यू तो अपने को देगा ही देगा। वहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव होगा कि r की वैल्यू को इवेलुएट किया जाए। तो ये जो भी कैलकुलेशन चल रही है उस r की वैल्यू को इवेलुएट करने की कैलकुलेशन ही चल रही है। तो ये जो n/2 प्लस 1 यहाँ पर देखने को मिला था, n जब इवन था उस केस में, तो यहाँ से अपने को r की वैल्यू मिल रही होगी जिसके रिस्पेक्ट में मिडिल टर्म को लिखा जा सकता है x प्लस a पावर n के एक्सपेंशन में। फिर नेक्स्ट ये जो सेकंड केस अपने पास दिया गया था, तो ये जो n+1 डिवाइडेड बाई 2 था ये भी r की वैल्यू दे रहा होगा। सिमिलरली n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ये भी अपने को r की वैल्यू दे रहा होगा जिसके रिस्पेक्ट में अपने को मिडिल टर्म्स मिल रहे होंगे। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो अगर इस गिवन एक्सपेंशन को स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो x की वैल्यू तो अपने को मिल गई है 2x²। और फिर अगर a को देखा जाए तो a की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले x की वैल्यू को लिख लेते हैं, दैट विल बी 2x², और a की वैल्यू मिल रही थी -1 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a अपने को मिल रहा था -1 डिवाइडेड बाई 3x, और n की वैल्यू यहाँ पर मिल रही थी 11। अब देखो n यहाँ पर ऑड दिया गया है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। तो इस केस में अपने को दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। पहला मिडिल टर्म बनेगा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6th टर्म, और फिर 7th टर्म। तो ये दो मिडिल टर्म्स अपने को मिल रहे होंगे। तो 6th टर्म एंड 7th टर्म, तो अगर 6th टर्म को लिखा जाए तो वो बन जाएगा T6, और इसको r+1 टाइप से लिखेंगे तो ये बन रहा होगा T5 प्लस 1। और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब इस टर्म की वैल्यू को अगर लिखा जाए तो वो अपने को कुछ ऐसे मिलेगा 11c5 देन x दैट इज 2x², और इसकी पावर 11 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 6, देन -1 डिवाइडेड बाई 3x, और इसकी पावर 5। तो पहला मिडिल टर्म तो अपने को ये मिला। फिर नेक्स्ट मिडिल टर्म था 7th टर्म, तो T7, और इसको r+1 टाइप से लिखेंगे तो अपने को मिल जाएगा T6 प्लस 1, और ये रिजल्टेंट देगा अपने को 11c6, और फिर x की वैल्यू हो गई है 2x² रेज टू 5, देन -1 डिवाइडेड बाई 3x रेज टू 6। तो इस एक्सपेंशन में अपने को ये दो मिडिल टर्म्स मिल रहे थे। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है वन और मोर करेक्ट टाइप है। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ।
तो अब इसके एक्सपेंशन को अगर स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू तो अपने को मिल रही है x एंड a के प्लेस पर अपने को मिला है 1/x और फिर n के प्लेस पर अपने को मिल जा रहा है 2n। तो अब 2n एक इवन क्वांटिटी होगी, तो यानी कि इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 2n प्लस वन दैट इज ऑड। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने को ऑड मिल रहे होंगे, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म बन रहा होगा और वो मिडिल टर्म अपने को मिलेगा 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन टर्म के रूप में। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यानी कि गिवन एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म बनेगा दैट विल बी n प्लस वन टर्म। तो सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म है और वो मिडिल टर्म है n प्लस वन टर्म। तो अब इस n प्लस वन टर्म की वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो टी एन प्लस वन टर्म अपने को लिखना था टी एन प्लस वन टर्म। तो अब इसको स्टैंडर्ड जनरल टर्म से अगर कंपेयर किया जाए तो आर की वैल्यू तो यहाँ पर अपने को एन मिल रही है। तो इस तरह से इस टर्म की जो एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी दैट विल बी एन दैट इज 2n सी आर दैट इज एन। तो इस तरह से ये मिल गया अपने को 2n देन x और x के प्लेस पर यहाँ पर x ही गिवन है और इसकी पावर 2n माइनस एन दैट विल बी n देन 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू एन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने को मिला सिर्फ और सिर्फ 2n/cn। अब एक काम ही करते हैं, ये जो 2n/cn आया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको फैक्टोरियल नोटेशन के रूप में लिखा जाए तो ये अपने को रिजल्ट देगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल। तो इस तरह से गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि 2n और 2n फैक्टोरियल जो दिया गया था इसको अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 2n को अगर फैक्टोरियल ओपन करके लिखा जाए तो ये अल्टीमेटली होगा ये कि पहले 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर कहीं अपने को n मिलेगा, देन उसके बाद n प्लस वन, फिर नेक्स्ट अपने को मिलेगा n प्लस टू, देन n प्लस थ्री और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लास्ट में यहाँ पर कहीं 2n अपने को मिल रहा होगा। और फिर डिवीज़न में अगर देखा जाए तो डिवीज़न में n फैक्टोरियल गिवन है, तो n फैक्टोरियल को तो एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट विल बी, मतलब जो अगला n फैक्टोरियल था दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 4 देन 5 अप टू n। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो 1 2 3 अप टू n दिया गया था इसको भी n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब जैसे ही n फैक्टोरियल बना इस वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो फिर रिजल्टेंट अपने पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये टर्म्स n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री और अप टू 2n और ये जो लास्ट टर्म दिया गया n प्लस n दैट इज नथिंग बट 2n और डिवीज़न में 1 2 3 अप टू n दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। फिर फर्दर जो बाकी दो ऑप्शंस बच रहे हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब जैसे ही 2n/cn को इस तरह से लिखा था, मतलब सी ऑप्शन को जब चेक किया था सी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हुआ ये था कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल, इसको इस तरह से जब लिखा था तो सिंपली यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि ऑड वाले टर्म्स अलग लिख लेते हैं और इवन वाले टर्म्स अलग लिख लेते हैं। अब इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n दिए गए थे, तो इसमें से आधे इवन टर्म्स होंगे एंड आधे ऑड टर्म्स अपने को मिल रहे होंगे। तो सिंपल एक काम ये कर लिया कि सबसे पहले ऑड टर्म्स अलग कर लेते हैं इसे। तो 1 3 5 अप टू 2n-1 और लास्ट टाइम इसका 2n बन रहा था और इवन टर्म्स अलग करके लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल रहा था 2 4 6 8 और लास्ट में कहीं ये 2n बन रहा था। और डिवीज़न में अगर देखा जाए तो डिवीज़न में अपने को मिल रहा है n फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल। तो फिर फर्दर एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि एक 2 यहाँ से कॉमन किया तो 2 पावर 1 ऐसे मिल गया। एक 2 अगर यहाँ से कॉमन किया जाए तो ये 2 पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया। और फिर अगर एक 2 यहाँ से कॉमन करें तो इसको तो 2 मल्टीप्लिकेशन 3 लिखा जा सकता था
और फिर एक 2 अगर यहाँ से कॉमन कर लिया जाए तो इसको 2 मल्टीप्लिकेशन 4 लिखा जा सकता था। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जो टर्म्स दिए गए, ये टर्म्स तो एज़ इट इज़ आ जाएँगे, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये जो बाद में इवेंट टर्म्स अपने को मिले थे, सभी से एक 2 कॉमन कर लेते हैं। अब अगर 2, 4, 6 अप टू 2n की बात की जाए तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने पास n ही होंगे। अब इन n जगहों से जब एक-एक 2 बाहर आएगा तो रिजल्टेंट अपने को मिलेगा 2 पावर n। तो 2 पावर n ऐसे कॉमन आ गया। फिर जब इसने 2 कॉमन दे दिया था तो इसके पास बचा था 1। जब यहाँ से एक 2 निकल गया था तो इसके पास बचा था 2 और ये था 2 मल्टीप्लिकेशन 3, इसने 2 कॉमन दे दिया तो इसके पास बचा है 3। फिर ये था 2 मल्टीप्लिकेशन 4, 2 जैसे इससे हटाया तो इसके पास बचेगा 4। और सिमिलरली ये था अपने पास 2n, तो इससे जैसे 2 कॉमन किया तो लास्ट में अपने को मिल रहा होगा n। फिर डिवाइडेड बाई ये अपने को मिल जाएगा n फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये n फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, तो एक n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्टेंट बचा है दैट विल बी 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1 और डिवीज़न में मिल रहा है n फैक्टोरियल देन 2 पावर n। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी दिया गया है ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन के लिए अपने को काम करना है। तो फर्दर यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है लास्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए। तो अगर बी ऑप्शन को उठाया जाए तो बी ऑप्शन में 2, 6, 10 अप टू एंड सो ऑन, तो ये ऐसा कुछ कुछ अपने को दिया गया था। तो इसमें सिंपली एक काम ये किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो बी ऑप्शन अपने पास दिया गया है उसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो बी ऑप्शन में जो चीज़ें दी गई हैं वो कुछ ऐसी थी। 2, फिर उसके बाद अपने को मिल रहा था 2, 6, 10 अप टू 4n माइनस 2 और नीचे था n फैक्टोरियल। तो ये अपने को मिल रहा है 2, 6, 10, 2 मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लिकेशन 10 अप टू 4n माइनस 2 और डिवीज़न में था n फैक्टोरियल। तो एक काम ही करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन किया और इसको लिखा 2 मल्टीप्लिकेशन 3, यहाँ से भी 2 कॉमन किया, इसको लिखा 2 मल्टीप्लिकेशन 5 और यहाँ से भी 2 कॉमन किया। फिर एक 2 यहाँ से कॉमन करते हैं, फिर ये 2n माइनस 1 अपने को मिल रहा होगा। तो अब देखो हुआ ये कि यहाँ से एक 2 कॉमन किया, मतलब यहाँ पर 2 से 4n माइनस 2 तक जब जा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने मिल रहे होंगे? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n अपने को मिल रहे हैं। तो अब अगर सभी से एक 2 कॉमन करेंगे तो रिजल्टेंट बना 2 पावर n। तो जब यहाँ से 2 कॉमन किया था तो इसके पास 1 बचेगा। ये था 2 मल्टीप्लिकेशन 3, 2 कॉमन करने पर यहाँ पर 3 बचेगा। ये था 2 मल्टीप्लिकेशन 5, तो 2 कॉमन करने के बाद यहाँ पर 5 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से जब 2 कॉमन किया तो रिजल्टेंट बन रहा होगा 2n माइनस 1। तो यहाँ से भी मतलब 1, 3, 5 टू 2n माइनस 1 इसको देखकर भी कंक्लूड किया जा सकता है कि गिवन एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को मिल रहे थे n। तो अब डिवीज़न में था n फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर तो अपने पास एज इट इज़ आ गया, फिर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ये था n फैक्टोरियल। तो अब हुआ ये कि ये वाला जो टर्म था इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया और ये एग्जैक्ट अपने पास ऑप्शन डी में दिया गया था। तो अब इस वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये चीज़ अपने को मिली है और ये चीज़ ऑप्शन डी में इनफैक्ट हम लोगों ने प्रूव की थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो द करेक्ट चॉइस। तो अब ये जो क्वेश्चन अपने पास दिया गया था इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस।